गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परावर्तक दूरदर्शी। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रश्न इसके करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी, इसमें क्या होता है? इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो परावर्तक दूरदर्शी होता है, अर्थात इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, अभिदृश्यक जो लेंस होता है उसके स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। जबकि वहां पर उधर क्या होता था, बड़े अभिदृश्यक लेंस क्या होता था, अभिदृश्यक लेंस काम में लिया जाता था। यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, क्योंकि जो अभिदृश्यक लेंस होते हैं उनमें विपतन दोष होता है और उस विपतन दोष को दूर करने के लिए यह बड़े आकार का अवतल दर्पण काम में ले लिया जाता है, जिससे वो दोष दूर हो जाता है। तो इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। इस दूरदर्शी में दूर स्थित, जो ये दूरदर्शी है परावर्तक दूरदर्शी, इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, जो अभिदृश्यक लेंस है उसके स्थान पर बड़े आकार के अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। मतलब यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर क्या काम में आएगा, बड़े आकार का अवतल दर्पण काम में लेते हैं, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तक दूरदर्शी। सबसे पहले तो इसी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। इस दूरदर्शी में, इस दूरदर्शी में, इस दूरदर्शी में दूर स्थित, इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर, अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसके स्थान पर, अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार के अवतल दर्पण का क्या करते हैं हम, स्थान पर बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण, बड़े आकार का अवतल दर्पण क्या करते हैं अपन, लिया जाता है, बड़े आकार का अवतल दर्पण लिया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी
कहते हैं। मतलब इसमें जो अभिदर्शक है उसके अभिदर्शक लेंस के स्थान पर हम क्या करते हैं, बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं परावर्तक दूरदर्शी। तो बड़ा आकार का अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी और द्वारक भी बड़ा होगा। भाई बड़ा आकार का अवतल दर्पण लिया तो फोकस दूरी और द्वारक भी क्या होंगे, बड़े होंगे। पहले तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसकी रचना और कार्यप्रणाली हम लिखेंगे। तो देखें, ये हम इसमें बड़े आकार का अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये हमने इसके अंदर ले लिया है, ये बड़े आकार का अवतल दर्पण ले लिया है एक। ये साइड पॉलिश्ड है, ये इसका नाम डाल दिया हमने दर्पण M1, क्या डाल दिया, दर्पण M1। ये इसका मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष है। अब दूर स्थित मतलब क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, तो किरणें कहां से आएगी, दूर से, अनंत से आएगी। तो अनंत से आएगी तो क्या होगी, समांतर आएंगी किरणें। तो ये अनंत से किरणें आ रही है यहाँ पर, तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। मतलब क्या भी, अनंत का मतलब वस्तु अनंत पे है और वहां चलने वाली किरणें समांतर होगी। तो माना कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ये वस्तु हमने ले ली, ये वस्तु ए बी कहां पर रखी हुई है, अनंत पर। ये ए बी वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, और यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं। तो ये चल रही है, तो यहाँ पर जो किरण, अब इसका हम देखते हैं कि इसका जो हमें फोकस मिलेगा अभिदर्शक लेंस का, मतलब अभिदर्शक दर्पण, जो अभिदर्शक के रूप में हमने अवतल दर्पण जो लिया है उसका फोकस ये बड़ा आकार का है। तो यहाँ लगभग यहाँ हमें इसका फोकस मिलेगा लगभग, क्योंकि ये वक्रता केंद्र उसका आधा फोकस यहाँ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जिस फोकस से ये किरणें क्या होगी, परावर्तित होगी। यहाँ से इस अवतल दर्पण से क्या, परावर्तक दूरदर्शी, तो यहाँ से परावर्तित होगी, और परावर्तित होगी तो हम क्या करते हैं, जो परावर्तित किरणें हैं वो क्या करते हैं, उसके फोकस से पहले एक समतल दर्पण और इसमें काम में लेते हैं, और समतल दर्पणी किरणों को क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है। आपतित होती है ये समतल दर्पण पर, जो उस समतल दर्पण इसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। किस पर, 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है। कितने पर, 45 डिग्री के कोण पर। तो देखें, तो इसके फोकस पर आने, मतलब ये जो अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर जाकर केंद्रित होगी, फोकस पर जाकर प्रतिबिंब बनाएगी। लेकिन फोकस के पहले ही हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं, जहां से वापस से पुनः परावर्तित हो जाती है। तो देखें, ये है, यहां से किरणें परावर्तित हो रही है। जैसे ये किरण आई, ये यहां से इतना ही एंगल बनाते हुए ध्रुव ऊपर आपतित होगी, और ये किरण भी और यहाँ पर ही हमने एक समतल दर्पण का उपयोग, इसका फोकस है, फोकस से पहले ही समतल दर्पण हमने काम में ले लिया है, जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ये 45 डिग्री के कोण पर ये समतल दर्पण है। जो अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री के एंगल पर। ये 45 के एंगल पे हमने इसको बना दिया है झुका हुआ। तो जैसे ही किरणें इस पर आपतित होंगी तो यहाँ से पुनः इनका परावर्तन होगा। ये किरण इस पे भी गिरती है, और ये किरण ढंग से साफ सुथरा बना लेते हैं, ये यहाँ से भी इसके ऊपर गिरी, और ये ऐसे आगे जाके मिलती तो फोकस पर बनता है इसका डायग्राम। अगर इसको हम डॉट 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 पीछे बढ़ाएं, ये डॉट 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 यहाँ बनाते
तो लगभग इसका डायग्राम इस जगह बनता है जो फोकस पर जाकर बनता है। इसका ये डायग्राम, ये जो F0 है इसका क्या हो गया, फोकस। तो इससे पहले ही हमने इसको बना लिया। अब यहाँ से वापिस इनका परावर्तन होगा, क्या होगा, ये परावर्तित होगी और जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो देखें यहां से ये परावर्तित हुई, ये किरण तो यहां से ये परावर्तित हुई और ये किरण यहां से और जहां पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो देखें ये बी डेज हम ले लेते हैं इसको, ये बी डेज। अब देखें यहाँ पर जिसमें से हम इसको देखेंगे वहां पर होगा हमारा परावर्तक जो यूज करते हैं। तो यहाँ एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है, ये तो ये किरणें इस पर गिरेगी, ये कि अभी नेत्र लेंस से जो आइस की तरफ, आंख की तरफ होता है और ये किरणें यहाँ पर ये इसको हम डॉट 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 सीधा बना देते हैं। अब ये यहाँ पर मिली तो यहाँ पर बना लिए ये प्रतिबिंब ए डेज और बी डेज। अब यहाँ से किरणें जब चलती हैं तो ये इसके ऊपर आकर गिरती हैं। तो यहाँ से भी इनका क्या होगा, इन किरणों का क्या होगा, यहाँ से परावर्तन होगा, तो ये अपवर्तन होगा इन किरणों का। यहाँ से ये इस पर आपतित हुई, यहाँ से अपवर्तित होती है, ये किरणें अपवर्तित हुई, यहाँ से किरण यहाँ से इसका ये, और यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ये डॉट 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 हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ जाकर बनती हो देखते हैं। ये हमने इसको डॉट 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 पीछे बढ़ा दिया और इस किरण को ही हम डॉट 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 ले जा रहे हैं पीछे की ओर। डायग्राम ही इसका देखना है हमें, तो कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर दोनों किरणें आकर मिल जाती हैं और जहाँ पर मिलेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण कर देती हैं। ये इस जगह मिल गई और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो फाइनल जो प्रतिबिंब नजर आता है हमें वो क्या आता है, ये हो गया। तो ये ए डबल डेज और बी डबल डेज, जो ये आईज है हमारी आंख, यहाँ पर जहां से हम इसको देखते हैं, ये आईज, तो ये डायग्राम था हमारे परावर्तक दूरदर्शी का। तो केवल अब इसमें हमें रचना लिखनी है, इसमें और डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, केवल एक तो डेफिनेशन है और डेफिनेशन के अलावा इसका डायग्राम हमें बनाना है। तो ये समतल दर्पण, इसका नाम डालते हैं हम M2। तो ये तो हो गया हमारे पास अवतल दर्पण M1 और दूसरा है समतल दर्पण जो इसके फोकस से कुछ पहले
रखा रहता है, जिन किरणों को यहाँ से क्या करता है, वापिस परावर्तित करता है। और ये आई से जहाँ से देखने पर ये वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब जो नजर आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश नजर आता है, जो कि देखें। तो सबसे पहले ये डायग्राम, अब इसकी रचना और कार्य प्रणाली हम लिख रहे हैं। तो इसमें अभिदृश्य जो होता है, अभिदृश्य ये वाला, इसमें अभिदृश्य क्या होता है, एक बड़े आकार का बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण लिया जाता है, जो कि अपन यहाँ लिख चुके हैं कि अभिदृश्य लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण लिया जाता है, तो बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक उसका होगा। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें अभिदृश्य एक बड़े आकार, इसमें चित्र के बारे में लिख रहे हैं हम, इसमें अभिदृश्यक, इसमें अभिदृश्यक एक बड़े आकार, इसमें अभिदृश्यक एक बड़े आकार तथा बड़ी फोकस दूरी का, तथा बड़ी फोकस दूरी का, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, तो बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, जो एक चौड़ी नली, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, इसे M1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अभिदर्शक जो है अवतल दर्पण, इसे, इस दर्पण को M1 से, इस दर्पण को M1 से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया इसका, जो चौड़ी नली है उसके एक सिरे पर ये बड़े आकार तथा बड़ी फोकस दूरी का एक दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण, जिसे हम M1 से लिखते हैं। और दूसरा जो भाग होता है नली का, जो खुला सिरा है, जो दूर स्थित वस्तु की ओर रखा जाता है। तो आगे लिख ले हम, नली का खुला सिरा दूर स्थित, नली का खुला सिरा दूर स्थित, नली का खुला सिरा दूर स्थित, जो दूर वस्तु रखी हुई है, तो नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर करके रखा जाता है। नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर, वस्तु की ओर रखा जाता है, रखा जाता है। मतलब एक सिरे पे तो ये लगा दिया अवतल दर्पण, दूसरा जो सिरा है उसको, जो दूर ये इधर वाला जो सिरा है उसको वस्तु की ओर करके रखा जाता है। तो क्या होगा इसे, तो नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले, जो नली है ये, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण जो है ये M1, इसके फोकस से कुछ पहले क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है, क्योंकि हम रचना लिख रहे हैं इसकी। तो क्या जाएगा, वस्तु की ओर रखा जाता है। और क्या होगा, नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले ये लगा हुआ M2, नली में, या नली में अवतल दर्पण, नली में अवतल दर्पण के फोकस, ये फोकस जो है इससे कुछ पहले, फोकस से कुछ पहले कौन सा दर्पण, एक समतल दर्पण लगा रहता है, जो अगर कुछ पहले एक समतल दर्पण
एक समतल दर्पण, जिसको किससे प्रदर्शित करा गया हमने, M2 से। एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, जो क्या होता है, मुख्य अक्ष के साथ, जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका रहता है। दर्पण M2 है जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। मतलब कितने डिग्री पर, 45 डिग्री कोण पर झुका रहता है, जो दर्पण M2 है। अब क्या करना है, तो अब दूरदर्शी की चौड़ी नली के बगल में, ये जो दूरदर्शी की चौड़ी नली के बगल में एक क्या लगा होता है, अवर्णक उत्तल लेंस भी लगा होता है। ये रहा, देखो ई जहां लिख रखा है मैंने, तो देखो, तो आगे और क्योंकि रचना लिख रहे हैं इसमें, दूरदर्शी क्या लिखेंगे, दूरदर्शी की इस चौड़ी नली के बगल में, ये चौड़ी नली है, दूरदर्शी की इस चौड़ी नली की बगल में, दूरदर्शी की जो चौड़ी नली है इसके बगल में, दूरदर्शी की चौड़ी नली के बगल में एक पतली नली लगी होती है। नली के बगल में एक पतली नली लगी होती है, जिसमें क्या लगा होता है, अवर्णक उत्तल लेंस। तो क्या हो गया, एक पतली नली लगी होती है जिसमें कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी तथा द्वारक, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, जिसमें कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, छोटे द्वारक का एक अवर्णक उत्तल लेंस ई लगा होता है। लेंस ई लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। मतलब आंख से देखते हैं तो इसलिए क्या हो गई, जिसे नेत्रिका कहते हैं। ये इसकी रचना थी। अब कार्य प्रणाली देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ये रचना हो गई, ये परिभाषा हो गई, ये रचना हो गई। तो अब रचना में क्या था, इसमें बड़े आकार का, बड़ी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण होता है, जो नली होती है, नली के एक सिरे पर लगा रहता है, और नली का दूसरा जो खुला सिरा है उसको वस्तु की ओर रखा जाता है, और नली में अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण इसी फोकस दूरी से कुछ पहले एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा हुआ रहता है। और ये जो चौड़ी नली है इसके बगल में एक पतली नली होती है, जिसमें कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। ये इसकी रचना थी जो हमने लिख ली। अब कार्य प्रणाली कैसे होगी इसकी, तो यहाँ पर चाहो तो ये कार्य प्रणाली लिख रहे हैं हम इसकी। अब कार्य प्रणाली केवल इसमें थ्योरी और कुछ भी नहीं है। और ये जो डेरिवेशन है ये इंपोर्टेंट भी है, परावर्तक दूरदर्शी इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये, और लास्ट डेरिवेशन है आज का हमारा चैप्टर का भी। और
ये कार्य प्रणाली। अब कार्य प्रणाली में क्या होगा वो हम देखते हैं। कार्य प्रणाली में क्या है कि अवतल दर्पण M1, अवतल दर्पण जो M1 है वो क्या करता है, अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB, ये दूर स्थित मतलब अनंत पर, दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणों को, क्योंकि अनंत से आ रही तो समांतर ही आएगी, समांतर किरणों को अपने फोकस पर क्या करता है, केंद्रित, मतलब यहाँ पर केंद्रित करेगा ये देखो अगर इसको डॉट डॉट बढ़ाएं तो हम इस जगह जाकर ये मिलेंगी, तो क्या होगा, अपने फोकस पर केंद्रित करता है। लेकिन उसके पहले ही हम एक समतल दर्पण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं कि ये इसके केंद्र पर फोकसित नहीं हो, उसके पहले हमने एक समतल दर्पण लगा दिया 45 डिग्री पर झुका हुआ लगा देते हैं, तो ये दर्पण M2 पर आपतित होती है और समतल दर्पण किरणों को परावर्तित करके AB जो है, ये AB का एक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनाता है। छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनाता है। नेत्रिका E द्वारा, जो नेत्रिका E है इसके द्वारा A', B' जो है A', B' का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब A', B' बनता है। ये हमारी कार्य प्रणाली, तो इसको लिख लें हम। अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु, अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणों को, आने वाली समांतर किरणों को क्या करेगा, ये किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। परंतु मतलब फोकस पर तो केंद्रित करेगा, परंतु इसके पहले हम क्या कर देते हैं कि इसके फोकस से पहले एक समतल दर्पण लगा देते हैं। परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले, यह किरणें फोकस पर केंद्रित, मतलब इस पर केंद्रित, तो उसके पहले क्या लगा हुआ है, समतल दर्पण, फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण लगा हुआ है, केंद्रित होने से पहले फोकस, केंद्रित होने से पहले फोकस से पूर्व या फोकस से पहले लगे, अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व, होने से पहले अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल दर्पण M2, समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है, समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है। मतलब इसके पहले समतल दर्पण लग रहा है तो उस पर क्या हो जाती है, आपतित हो जाती है, फिर क्या होगा, आपतित होती है और समतल दर्पण किरणों को परावर्तित करके, ये परावर्तित कर दी, यहां से समतल दर्पण इन किरणों को, समतल दर्पण इन किरणों को
परावर्तित करके क्या करता है, इनका छोटा वास्तविक एवं छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब परावर्तित करके AB का, किसका था, AB का वास्तविक, क्योंकि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या बनाता है, A dash B dash प्रतिबिंब A dash B dash बनाता है। A dash B dash बनाता है। तो क्या हो गया, ये छोटा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A dash B dash बनाता है। तो अब क्या हो जाएगा, बनाता है, फिर अब ये क्या करेगी, यहां पर क्या लगा हुआ है, नेत्रिका, और ये नेत्रिका क्या करेगी, इस A dash B dash का क्या प्रतिबिंब बनाएगी, A डबल डैश B डबल डैश, जो क्या होगा, आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो आगे लिख सकते हैं अपन, नेत्रिका E द्वारा, इसके द्वारा, नेत्रिका E द्वारा क्या होगा, जगह नेत्रिका E द्वारा A डैश B डैश का आभासी, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश क्या होता है, बनता है। ये परावर्तक दूरदर्शी की डेफिनेशन, उसका डायग्राम, किरण चित्र और उसकी रचना एवं कार्य प्रणाली हमने पढ़ ली है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ओनली फॉर थ्योरी, इसमें थ्योरी है केवल। ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। अब हम इसके पीछे के आंकिक प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है आज, बड़ा चैप्टर है। ये यूनिट जो है, ये यूनिट सबसे पूरी बुक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स की है, 9 मार्क्स की यूनिट है, 9 नंबर के, एक चैप्टर नंबर 11 और 12 है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम देखने जा रहे हैं कि तुम्हारी बुक का पहला क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न। अब हम सोल्व कर रहे हैं इसके आंकिक प्रश्न। फर्स्ट आंकिक प्रश्न हमारे बुक का है, आप सब बुक में देख लीजिएगा कि एक 24 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल दर्पण ले रखा है उसने, और उसके सामने 36 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख रखी है और बोलता है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम क्वेश्चन को लिख लें, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है जिसके सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी, 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब के लिए हमें किसका मान निकालना है, प्रतिबिंब का।
बिंब की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंब रखे, बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है अवतल दर्पण है ये, जैसे ये अवतल दर्पण मैंने लिया, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये इसका फोकस बिंदु इधर F इधर ही रहेगा और इसके सामने 36 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर? 36 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी? 36 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु है। और ये फोकस जो दूरी है ये है तुम्हारे पास कितनी? 24 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी और जो किरण ध्रुव पर जाकर आपतित होगी वो बिना विचलित हुए, मतलब उतनी डिग्री उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। तो ये जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ये यहाँ पर लगभग मिल रही है तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा इधर की ओर। ये अब ये दूरी हम देख लेंगे जो क्या होगा, ये ए बी है, ये हो गया तुम्हारे पास ए डेज और बी डेज। अब ये कितना होगा वो हम देखते हैं, कितनी दूरी आएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि उधर की ओर ही बनेगा, जिधर वस्तु है उधर की ओर ही बनेगा ये। तो ये हम देखते हैं, ये डायग्राम के थ्रू भी हमने देख लिया है। तो देखें फोकस दूरी इधर ही है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने नोट में पहले ही पढ़ा रखी है कि फोकस दूरी की अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और भूल भी जाओ तो जिधर इधर की ओर ही है क्योंकि ध्रुव इधर से नाप रहे हैं अपन, तो जब इधर से नापेंगे इसके ध्रुव से तो इधर की ओर जो दूरी होगी कि प्रकाश किरण उधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये सदैव, ऐसे नोट में लिखवा रखा है मैंने उसे, फोकस दूरी F बराबर -24 सेंटीमीटर, ऐसे सदैव ही ये नेगेटिव ही होती है अवतल दर्पण की। और बिंब की दूरी, बिंब की दूरी ये भी सदैव नेगेटिव होती है, बिंब की दूरी ये हो गई बिंब की दूरी। यू हमारे पास क्या हो गई बिंब की दूरी? बिंब की दूरी u बराबर कितनी दी है? 36, तो -36 चिन्ह नियम से, क्योंकि ये बिंब भी इधर ही रखा हुआ है तो इधर की ओर ही होगी। जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो भी इधर की ओर ही प्राप्त हो रहा है। डायग्राम में अगर हम देखें तो नेगेटिव ही मान आना चाहिए। ये तो हमने चित्र के द्वारा प्राप्त कर लिया कि नेगेटिव मान होगा क्योंकि उधर ही ओर आएगी मतलब नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं कि क्या निकलता है। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। तो देख लें हम 1/f का मान रखें तो -24, 1/-24 बराबर 1/v और प्लस यहां जाएगा 1/-36, तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट -36। इसको उठाकर हम इधर लेकर आ गए तो ये हो गया अपने पास -1/24 और ये हो जाएगा इधर माइनस का 1/36 आएगा तो प्लस का 1/36 बराबर 1/v। एलसीएम ले लिया 72, भाग जाएगा 24 का भाग 72 में -3 बार प्लस 36 का भाग 2 बार बराबर 1/v, या ये आ गया -1/72 बराबर 1/v, या v बराबर आ गया -72 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बुक में बोलते हैं कि सर बुक में 72 सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्योंकि आंसर कितना आ रहा है बुक के अंदर 72 सेंटीमीटर, लेकिन उसने आगे लिख रहा है बिंब की ओर, तो बिंब की ओर है मतलब नेगेटिव है, तो ये बिंब की ओर ही बन रही है तो किसमें आएगी? माइनस में आएगी। तो बुक में देखकर कंफ्यूज जाते हैं लेकिन उसके आगे लिख दिया माइनस में लगा के उसने लिख दिया बिंब की ओर। तो ये आंसर या तो ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर -72 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
v बराबर 72 सेंटीमीटर बिंब की ओर, किधर की ओर, बिंब की ओर। तो ये बिंब की ओर है मतलब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव अगर बिंब की ओर लगाते हो तो नेगेटिव चिन्ह नहीं लगाओगे आगे, और बिंब की ओर नहीं लिखते हो तो फिर -72 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ही इसको छोड़ दें। ये हो गया हमारा बुक का पहला क्वेश्चन। डायग्राम बनाने से ये पता लग जाता है, क्योंकि हमने सबकी रेखाएं, सब डायग्राम हमने बनाया होता दर्पण के लिए, तो हमें पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आइडिया लग जाता है कि कैसा होगा। अब देखें, ये तो पहला क्वेश्चन था हमारे बुक का। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आगे प्रश्न में दूसरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है इनमें। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारे कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, छोटा सेकंड क्वेश्चन देखें, कोई भी माध्यम है, किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम है जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, कोई भी माध्यम है जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, तो माध्यम में हमें प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। हमारे बुक का दूसरा क्वेश्चन होगा, ये देख लेना, आप पहले कर लेना बुक में, ऐसे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन होना चाहिए, देख लेना तुम। देखो दूसरा क्वेश्चन, किसी मतलब कोई भी किसी अपवर्तनांक ले रहे तो मान लेते किसी माध्यम का निर्वात, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। अब निर्वात में प्रकाश का वेग लिख लेते हैं हम। निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात है तो उसमें प्रकाश का वेग नहीं चाहिए, निर्वात में प्रकाश का वेग हम सब जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग है। अब बात करें किसमें निकालना है, माध्यम में। निर्वात में दे रखा है, माध्यम में वेग निकालना है मुझे, तो किसमें निकालना है, माध्यम में। हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो माध्यम में निकालना है, निर्वात में दे रखा है, माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है। जो जो दिया गया है उसको लिख लें हम, क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करना है क्या में दिया गया है। तो देखिए, माध्यम में निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या दे रखा है हमें, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर हमें दिया है 1.33। आगे दे रखा है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, इसको हम लिखते हैं c से। ये कितना दिया गया है हमें, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, माध्यम में प्रकाश का वेग v हमें फाइंड आउट करना है, और हम फॉर्मूला जानते हैं इसका, क्योंकि n बराबर c/v, n बराबर c/v। तो n मेरे पास है 1.33, c मेरे पास है 3 × 10⁸ और बटे v मुझे निकालना है। v को इधर पक्षांतर कर दो तो v बराबर हो गया 3 × 10⁸ 1.33। पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे,
तो 300 पॉइंट हटते ही पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर इंटू 10 की घात 8 बटे 133। 300 में 133 का भाग दिया हमने तो 2 बार जाएगा पॉइंट, 266 हो गए, बचे कितने 34 और बचे तो 34, फिर पॉइंट लगाया, जीरो उतार लिया तो फिर 2 बार जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये माध्यम में जो हमें प्रकाश का वेग प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आंकिक प्रश्न पहला और आंकिक प्रश्न दूसरा। अब आगे के आंकिक प्रश्न करके देखना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे क्वेश्चंस, संभावना है कि पूरे क्वेश्चंस पूरे करवा देंगे। आज की क्लास में ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।